नमस्ते भैया बहनों, आप सभी को सादर प्रणाम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो। मैं कुलदीप त्यागी आप सभी छात्रों का पीके क्लासेज ऑनलाइन एवं ऑफलाइन यूपी पुलिस री एग्ज़ाम स्पेशल बैच में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, सकुशल होंगे, आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। आज की वीडियो में स्टैटिक जीके के टॉपिक प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, जो भारतीय इतिहास में प्रमुख व्यक्ति हुए हैं, उनके क्या उपनाम हैं, किस उपनाम से उन्हें जाना जाता है, इस बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। यानी भारत देश के कुछ प्रमुख व्यक्ति, फिर बहुत सारे व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, यानी किस नाम से जाना जाता है, इस बारे में आज की क्लास में पढ़ाया जाएगा। पहला पॉइंट है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। पाकिस्तान में एक प्रांत पड़ता है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के रहने वाले थे ये। बलूचिस्तान भारत पाक सीमा पर पड़ता है, ये सीमा का प्रांत है। बलूचिस्तान सीमा प्रांत है, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के उपनाम से जाना जाता था। और खान अब्दुल गफ्फार खान को बच्चा खान, बच्चा या बादशाह खान के उपनाम से भी जाना जाता था, या अब भी जाना जाता है इस उपनाम से। इस उपनाम से आपको जीएस में, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में कहीं भी ये वर्णन मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जिनके आपको भारतीय मुद्रा पर या भारतीय करेंसी पर आपको फोटो छपा हुआ मिल जाएगा। इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम इन्हें रेडियो पर फादर ऑफ द नेशन या राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। फादर ऑफ द नेशन। इन्हें कहा था सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो के माध्यम से। रेडियो पर इन तक समाचार पहुंचाने के लिए, रेडियो वर्तमान में कम देखने के लिए मिलती हैं, ये पहले चलती थी रेडियो। अब तो ये रेडियो का स्थान मोबाइल ने ले लिया है। मोबाइल में आती है रेडियो, एफएम रेडियो, लेकिन पहले रेडियो होती थी करीब इतनी बड़ी होती थी, चौकोर आकार की, 2 बटन होते थे, उसमें एक सुई होती थी ऊपर नीचे करने के लिए, एफएम बदलने के लिए। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के एफएम थे, 93.5 रेडियो मिर्ची, ऐसे किसी को ध्यान हो तो ये समझ में आ गया होगा आपको राष्ट्रपिता किसने कहा था और कब कहा था। और ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी में। इन्हें महात्मा गांधी को इसलिए कहा था कि सारे देश के नागरिक इन्हें अपना नेता मान ले और अंग्रेजों के खिलाफ भारत की लड़ाई में इनके साथ एकजुट हो जाए। कहने का उद्देश्य ये था। बापू भी महात्मा गांधी को कहा जाता है।
राष्ट्रपिता यानी राष्ट्र के पिता यानी राष्ट्र के फादर, फादर यानी पिता या बापू, ये भी नहीं कहा जाता है महात्मा गांधी को। वयोवृद्ध पुरुष, यह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, यानी वयोवृद्ध यानी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये भारत के रहने वाले थे और ब्रिटेन की संसद से सर्वप्रथम भारतीय सदस्य चुने गए थे। ब्रिटेन की दो सदनीय संसद है, उसकी हाउस ऑफ कॉमन, एक है हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ कॉमन से ये ब्रिटेन की संसद के सदस्य चुने जाने वाले सर्वप्रथम भारतीय थे, दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी वृद्ध अवस्था की वजह से काफ़ी इन्होंने अपने बुढ़ापे में भी इन्होंने काफ़ी देश के लिए कार्य किए थे, काफ़ी देश सेवा में इनका योगदान था। इस वजह से इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, अब भी कहा जाता है। लौह पुरुष यह कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार भी नहीं कहा जाता है, वल्लभ नाम था इनका, वल्लभ भाई कहते हैं, पटेल इनका सरनेम था। इन्हें इनके कठोर निर्णय लेने की वजह से, यानी लोहे जैसे इनकी बात, वो लोहे जैसे इनके निर्णय होने की वजह से इन्हें लौह पुरुष कहा जाता था। लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया। देश की रियासतें थी, रियासतों के एकजुट करने में सर्वाधिक योगदान इन्हीं वल्लभ भाई पटेल का था। तो जो कुछ रियासतें भारत में आनाकानी कर रही थी, मना कर रही थी, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, तो इनके कठोर निर्णयों से उन्हें मजबूर होना पड़ा भारतीय राष्ट्र में शामिल होने के लिए। हैदराबाद के खिलाफ कानूनी सैन्य कार्रवाई करी और जूनागढ़ के खिलाफ, जो जूनागढ़ भारत में शामिल नहीं होना चाह रहा था, जूनागढ़ के खिलाफ इन्होंने लोकमत यानी कि जनता का मत इकट्ठा किया। लोकमत के द्वारा जूनागढ़ को भारत में शामिल किया और हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई द्वारा शामिल किया भारत में। तो इनके जो कठोर निर्णय थे, कठोर निर्णय की वजह से इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। शांति पुरुष, मैन ऑफ पीस, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तब ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, यानी सेकंड पीएम थे ये भारत के। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और इन्हें शांत स्वभाव के कारण इन्हें भारत का शांति पुरुष कहा जाता है, यानी मैन ऑफ पीस। पंजाब केसरी, केसरी का अर्थ है, केसरी शेर का पर्यायवाची है, यानी पंजाब का शेर कहा जाता है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय, इन्होंने ही पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी और भारत की आज़ादी में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है लाला लाजपत राय का। और इनकी मृत्यु लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन का विरोध करते समय, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसका विरोध करते हुए लाठीचार्ज कर दिया था इनके ऊपर पुलिस वालों ने। ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर काफ़ी निर्ममता से लाठीचार्ज किया था, सिर में, छाती में, जब तक मर नहीं गए ये तब तक लाठी बरसाते रहे लाला लाजपत राय पर। तो इनकी मृत्यु लड़ते हुए हुई थे अंग्रेजों के खिलाफ, और जिसका बदला भगत सिंह ने, जो पंजाब में रहने वाले थे, भगत सिंह ने, सैंडर्स अंग्रेज अधिकारी था, इसकी मौत, इसको मार कर बदला लिया था 1 महीने के अंदर अंदर भगत सिंह ने। और
पंजाब का शेर भी कहा जाता है इन्हें, या पंजाब केसरी। और एक व्यक्ति और है जिन्हें शेर पंजाब कहा जाता है, वो भी शेर ही थे, वो थे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह को शेर पंजाब कहा जाता है उनके बहादुरी की वजह से, कि इनके बहादुरी के ये किस्से थे। ये कहा जाता था कि महाराजा रणजीत सिंह के डर की वजह से अफगानिस्तान वालों ने लेडीज वेशभूषा या औरतों वाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे, कि जो ये सिख हैं या पंजाबी हैं, ये बुढ़ों पर और औरतों पर और बच्चों पर को कुछ कहते नहीं है, उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते। तो जो अफगानिस्तान के रहने वाले थे, अफगानिस्तान वालों ने सलवार सूट ये पहनने शुरू कर दिए थे रणजीत सिंह के डर की वजह से। रणजीत सिंह ने का खौफ ये था, ये डर था कि अफगानिस्तान वाले बिल्कुल शांत रहते थे, रणजीत सिंह के सामने झुके हुए रहते थे, समर्पित रहते थे, आत्मसमर्पण कर दिया था उन्होंने रणजीत सिंह के सामने, और डर की वजह से सूट सलवार पहनने शुरू कर दिए थे। सलवार आज भी अफगानिस्तान में जो पठानी सूट होता है, तो वो भी बिल्कुल लेडीज सलवार से मिलता जुलता होता है। तो वो रणजीत सिंह का डर था कि जो उन्होंने सलवार पहननी शुरू कर दी थी अफगानिस्तान वालों ने, तो इस वजह से शेर पंजाब कहा जाता है महाराजा रणजीत सिंह को। और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। बंगाल केसरी यानी बंगाल का शेर, ये कहा जाता है आशुतोष मुखर्जी को। आशुतोष मुखर्जी को आधुनिक बंगाल का निर्माता भी कहा जाता है। और आशुतोष मुखर्जी के पुत्र थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके पुत्र का नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही थे जो आपको पहले वीडियो में बताया है कि जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। ये इस्तीफा देने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे भारत के। इन्होंने इस्तीफा देने के बाद में इनके जवाहरलाल नेहरू से मतभेद हो गए। ये जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे, किसी नीति बनाने के लिए, और देश को की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की रहेगी, समाजवादी रहेगी, पूंजीवादी रहेगी या औद्योगिक रहेगी। तो इनके उनसे मतभेद होने की वजह से इन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद में जनसंघ की स्थापना की थी। ये बताया है आपको पहले वीडियो में। और ये इनके पिता थे आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी जिनको आधुनिक बंगाल का निर्माता भी कहा जाता है, इन्हें बंगाल केसरी के नाम से भी जाना जाता है आशुतोष मुखर्जी को। आंध्र केसरी यानी आंध्र प्रदेश के शेर, ये कहा जाता है टी प्रकाशम को। टी प्रकाशम का फुल नेम था टंगू टूरी प्रकाशम। ये आंध्र प्रदेश के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री थे, आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर या सीएम। तो आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था 1953 में, मद्रास राज्य से अलग होकर भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश। और जिसके पहले मुख्यमंत्री चुने गए थे टंगुटूरी प्रकाशम, और इन्हें टंगुटूरी प्रकाशम या टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। बिहार केसरी
ये थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सिंह या सिन्हा, सिन्हा, ये वही सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा वाला सरनेम। बिहार केसरी कहा जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। और इन्हें श्री बाबू के नाम से जाना जाता था। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर थे। इनके कार्यकाल में बिहार इतना विकसित हो गया था, इतना प्रगति कर गया था कि बिहार की तब जीडीपी भारत में दूसरे नंबर पर आती थी। सेकंड नंबर था जीडीपी में बिहार का। तब बिहार ऐसा राज्य था कि बिहार में लोग बाग नौकरी करने के लिए खुद जाते थे। बिहार उद्योग का और मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्रियों का केंद्र हुआ करता था बिहार। जो बिहार के लोग अब पूरे देश में जाते हैं नौकरी करने के लिए, नौकरी मजदूरी करने के लिए, तब बिहार ऐसा था कि देश के लोग बिहार में जाते थे कोई भी रोजगार या अपना कोई भी जरिया, कोई भी नौकरी की तलाश में। तब भारत में पूरे देश में दूसरे नंबर पर स्थान था बिहार का जीडीपी रैंक के अनुसार। लेकिन कुछ लालू प्रसाद के गुंडा राज की नीतियों की वजह से बिहार फिर पिछड़ता चला गया और तब से पिछड़ ही रहा है। पहले शुरू से दूसरा था, अब शायद लास्ट से भी दूसरा नहीं है बिहार का स्थान, सबसे लास्ट में आता हो। नेक्स्ट पॉइंट, शेर कश्मीर। शेर कश्मीर, शेर कश्मीर कहा जाता है शेख अब्दुल्ला को। शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की स्थापना की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट पार्टी है। जैसे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, रालोद है और ऐसे छोटी मोटी और पार्टियां गई, उसी तरह जम्मू कश्मीर की ये पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसकी स्थापना शेख अब्दुल्ला ने की थी। फिर शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर जब भारत का हिस्सा बना था 1947 में, तो 370 द्वारा विशेष प्रावधान किए गए थे जम्मू कश्मीर राज्य के लिए। तो जब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को सरदार रियासत के नाम से जाना जाता था। जो बाद में चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के पद से जाना जाने लगा। ये शेख अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला के दादा हैं और फारूक अब्दुल्ला के पिता हैं। ये जो जम्मू कश्मीर के बड़े लीडर हैं। ये सरदार रियासत का पद 1965 तक बना रहा। 1965 तक बना क्या रहा कि जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदा रहे तब तक बना रहा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाए रखा पद, और उसके बाद में सरदार रियासत की पावर सीएम को दे दी गई और सीएम और गवर्नर के अंडर में आ गया राज्य का संचालन। अगला पॉइंट, बंगबंधु। यानी बंगाल के दोस्त, ये थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। शेख हसीना वर्तमान पीएम हैं बांग्लादेश की, ये उनके पिता थे। जिनका नाम शेख मुजीबुर रहमान था। इनको
बंगबंधु या फ्रेंड ऑफ बंगाल के उपनाम से जाना जाता है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से सेपरेट नेशन या पृथक राष्ट्र बनाने के लिए इनका सर्वाधिक और महत्वपूर्ण योगदान है। ये 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद में जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, तो ये तब पहले बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुने गए थे। मुजीबुर रहमान पहले राष्ट्रपति थे और दूसरे प्रधानमंत्री चुने गए थे, और इनकी फिर बाद में हत्या कर दी गई, और प्रधानमंत्री का फिर कार्यभार इनकी बेटी शेख हसीना के पास आ गया, और जो शेख हसीना वर्तमान में भी बांग्लादेश की पीएम है। अगला पॉइंट, देशबंधु। देशबंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को, या देशबंधु या फ्रेंड ऑफ नेशन, देश के बंधु या दोस्त, चित्तरंजन दास। ये चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस इन्हें अपना गुरु मानते थे। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति देश के लिए दान कर दी थी। सारी संपत्ति इन्होंने दान कर दी थी, और जिस वजह से इन्हें देश का बंधु या देश का फ्रेंड के उपनाम से जाना जाता है। दीनबंधु। दीनबंधु यानी कि फ्रेंड ऑफ पुअर या गरीबों के दोस्त, मित्र या मसीहा, ये कहा जाता है एक ब्रिटिश अधिकारी CF एंड्रूज को। ये जो प्रवासी भारतीय थे जो दूसरे देश में रहते थे, इन्होंने प्रवासी भारतीयों के हित में काफ़ी कार्य किए थे और काफ़ी निर्णय लिए थे, जिस वजह से इन्हें CF एंड्रूज को भारतीयों का या गरीब भारतीयों का मित्र या फ्रेंड ऑफ पुअर यानी गरीबों का मित्र या मसीहा या दीनों का बंधु, दीन बंधु के नाम से इन्हें जाना जाता है। लोकमान्य। लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्हें लोकमान्य या लोक या जनता में मान्य नेता कहा जाता था। जनता या लोक में मान्य नेता बाल गंगाधर तिलक को, इसलिए इन्हें लोकमान्य की उपाधि से संबोधित किया गया। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतीय अशांति या क्रांति के अग्रदूत। यानी अंग्रेजों के खिलाफ भारत देश में क्रांति लाने में इनका सर्वाधिक योगदान है। यह सर्वप्रथम नेता थे राष्ट्रीय स्तर के बाल गंगाधर तिलक, जिस वजह से इन्हें भारतीय क्रांति का अग्रदूत भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, लोकनायक। लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को या JP नारायण। इन्हें शॉर्ट में कहा जाता है JP नारायण। इन्होंने 1970 में नारा दिया था संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति इंदिरा गांधी के खिलाफ। इंदिरा गांधी के विरोध के खिलाफ। और ये समाजवाद के प्रवर्तक थे। और इसके बाद में इस क्रांति के द्वारा जो इन्होंने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति, और इंदिरा गांधी के विरुद्ध आंदोलन भी चलाया था और कहा था
कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये काफ़ी प्रसिद्ध इनके भाषण की पंक्ति रही थी उस समय में 1970 में, जब इंदिरा गांधी सरकार में थी और तब ये विपक्ष में थे। और इंदिरा गांधी का काफ़ी इन्होंने विरोध किया था, जिस वजह से इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश में आपातकाल तक लगाना पड़ा था, इनकी वजह से, जयप्रकाश नारायण की वजह से। लालू प्रसाद यादव जो बिहार के मुख्य नेता हैं, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये बिहार के राजनीति के जो मुख्य नेता हैं या समाजवाद के नेता हैं। मुलायम सिंह यादव जो समाजवाद के प्रवर्तक थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई थी, जो इनके पत्तियों पर चले थे, उनके समाजवाद का पालन किया था, फिर बाद में समाजवादी पार्टी बनाकर बड़े नेता बनकर उभरे थे। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जिन्होंने लोजपा पार्टी बनाई थी, जिसके वर्तमान में नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान है, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के मुख्य दावेदार हैं वर्तमान में, वो रामविलास पासवान के बेटे हैं और जो इनके जयप्रकाश नारायण के शिष्य रहे हुए हैं। जो ये बड़े बड़े नेता उभरे थे, ये इनकी 1970 में जो इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और एक नारा दिया था, नारा बहुत प्रसिद्ध रहा था इंदिरा गांधी के खिलाफ कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो जिसके बाद में इन्हें 1975 में 21 महीने के लिए इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा था देश में अपनी कुर्सी बचाने के लिए। वो उनके मेन लीडर जयप्रकाश नारायण जी थे। जननायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम थे। बिहार की जनता के नायक या जन के नायक की तरह कार्य करने की वजह से इन्हें जननायक कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के सीएम थे। इन्होंने बिहार के हित के लिए और बिहार को की तरक्की के लिए काफ़ी कार्य किए थे, जिस वजह से बिहार काफ़ी विकसित हो गया था इनके कार्यकाल के समय, कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल के समय। और बिहार के तब देश में जीडीपी में दूसरा नंबर आया था, जैसा कि बताया आपको पहले। तब काफ़ी विकसित प्रदेश हुआ करता था बिहार में। बिहार उद्योग का, नौकरियों का और फैक्ट्री कारखाने का केंद्र हुआ करता था इनके समय में। और काफ़ी सादगी प्रिय थे ये कर्पूरी ठाकुर, बिहार के सीएम, जिस वजह से इन्हें जनता का नायक या जननायक की उपाधि से जाना जाता है। राजऋषि कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन को। पुरुषोत्तम दास टंडन के हिंदी भाषा के प्रति प्रेम को देखते हुए एक संत थे, संत देवराहा बाबा। ये देव और फिर बाद में इन्हीं के नाम के ऊपर उत्तर प्रदेश में एक राज्य पड़ता है देवरिया, जो पहले पड़रोना के नाम से जाना जाता था। बाद में देवरा बाबा के नाम के ऊपर इसका नाम बदलकर देवरिया कर दिया गया, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल भाग में पड़ता है। ये इन्होंने ही पुरुषोत्तम दास टंडन के हिंदी भाषा के प्रति किए गए कार्य या उनकी हिंदी भाषा के हित में इनके लिए गए निर्णय और इनका प्रचार, जो इन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाने के लिए जो इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, और उनके योगदान को देखते हुए देवराह बाबा ने पुरुषोत्तम दास टंडन को राजऋषि की उपाधि से संबोधित किया था। इस वजह से इन्हें राजऋषि के उपनाम से भी जाना जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन को। अगला पॉइंट, गुरुदेव। गुरुदेव कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को।
रविंद्रनाथ टैगोर ये बंगाली और हिंदी भाषा के कवि, साहित्यकार, लेखक, उपन्यासकार आदि थे। यानी इन्होंने हिंदी, बांग्ला भाषा और इंग्लिश विभिन्न भाषाओं में काफ़ी रचनाएं की हैं साहित्य और काव्य के क्षेत्र में। और इनके साहित्य के प्रति काफ़ी किए गए कार्यों को देखते हुए महात्मा गांधी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। मिस्टर गांधी द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। और ये कहते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी, इन्होंने कहा था कि अगर भारत को समझना है, कि अगर किसी को भी भारत को समझना है, भारत देश को समझना है, यहाँ की संस्कृति को समझना है, तो भारत को समझना है तो आपको भारत को समझने की जरूरत नहीं है, आप केवल स्वामी विवेकानंद को समझ लीजिए। अगर आपने स्वामी विवेकानंद को समझ लिया तो आप भारत देश को आसानी से सरलता से समझ जाओगे। तो ये इनकी उपाधि थी गुरुदेव। गुरुदेव उपनाम से इन्हें जाना जाता था, वर्तमान में भी जाना जाता है गुरुजी। गुरुजी कहते हैं SS गोलवलकर को, MS गोलवलकर, MS गोलवलकर। इनका पूरा नाम था महादेव सदाशिव गोलवलकर। महादेव सदाशिव गोलवलकर ये RSS के सरसंघ चालक थे, दूसरे सरसंघचालक थे ये महादेव सदाशिव गोलवलकर। हेडगेवार डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में RSS या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। और ये 1925 से 1940 तक RSS के प्रथम सरसंघचालक रहे थे। और 1940 के बाद में महादेव सदाशिव गोलवलकर RSS के सेकंड सरसंघचालक थे। और MS गोलवलकर का कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने जो प्रयास किए थे, इन्होंने जो कार्य किए थे कि कश्मीर जो आज भारत का हिस्सा है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा था MS गोलवलकर का। कश्मीर के ऊपर विवाद चल रहा था, कश्मीर को पाकिस्तान अपने देश का भाग बताता था, कश्मीर को अपने देश से मिलाना चाहता था। और जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को अपने देश में ना मिलाकर अनुच्छेद 370 लगाकर और ज़्यादा विवाद बढ़ा दिया। लेकिन इनके प्रयास को देखते हुए, इनके द्वारा किए गए कार्य और सरदार पटेल के द्वारा किए गए कार्य को देखते हुए कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन पाया। और कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है संविधान से। और अब कश्मीर पूर्ण रूप से भारत देश का हिस्सा है, कश्मीर भी। और संविधान के अनुसार POK भी, जिसे POK जो पाकिस्तान के अधिकार में है वर्तमान में, जिसे पाकिस्तान POK जो कभी कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो, जो पाकिस्तान के अंदर में है, जिसे भारत अपने देश का हिस्सा बताता है। आज 370 धारा या अनुच्छेद 370 हटने की वजह से संविधान से कश्मीर भी और POK भी संविधान के अनुसार भारत के भाग माने जाते हैं, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है MS गोलवलकर का और सरदार पटेल का। राजा जी कहा जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को या C राजगोपालाचारी को।
इसके बारे में आपको पहले भी उसमें पढ़ाया है, पहली वीडियो में पढ़ाया है। इन्हें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1953 में भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ में। पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, फिर बाद में उनके तत्काल बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। ये 1953 में सर्वप्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारतीय थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उनके बाद में मिला था सी राजगोपालाचारी को। इन्होंने, ये मद्रास के नेता थे, काफी बड़े नेता थे। इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। स्वतंत्र पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी, जो आगे चल के जिसका जनता पार्टी में विलय हो गया, और जो जनसंघ आगे चलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी की बनाई हुई जनसंघ थी, जो आगे चलकर जनता पार्टी बन गई। जनता पार्टी में स्वतंत्र पार्टी में विलय हो गया, और वे जनता पार्टी आगे चलकर फिर भारतीय जनता पार्टी बन गई। ये सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मद्रास के, जब तत्कालीन उस समय जो दक्षिण भारत का काफी बड़ा भूभाग हुआ करता था, वहाँ के काफ़ी बड़े नेता थे। मद्रास के सीएम भी रहे थे ये। इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, स्पैरो। स्पैरो कहा जाता है मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। मेजर, ये राजेंद्र सिंह इंडियन आर्मी में मेजर जनरल थे। भारत को आज़ाद होने के बाद में, भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके कुछ समय बाद ही भारत का पाकिस्तान से युद्ध हो गया था। कश्मीर के पर विवाद के चलते हुए कश्मीर को पाकिस्तान तो अपने देश का हिस्सा मानता था, और भारत कश्मीर को अपने देश का हिस्सा मानता था, जिसमें गांधी जी ने 55 करोड़ रुपए देश को स्वतंत्र होने के बाद में पाकिस्तान को दिलवाने के लिए अनशन किया था। उनकी मांग माननी गई थी, दबाव में आकर मांग माननी पड़ी। 55 करोड़ रुपए गांधी जी के दबाव में आकर भारत सरकार ने पाकिस्तान को दे दिए, और 55 करोड़ रुपए मिलने के बाद में पाकिस्तान ने आर्मी बनाकर उन्हीं राशि से फिर भारत पर आक्रमण कर दिया, कश्मीर को हथियाने के लिए। तब भारतीय आर्मी के मेजर जनरल थे राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह ने कश्मीर में पाकिस्तान के करीब 250 टैंक या तोप को नष्ट किया था। अपनी बटालियन को ले जाकर पाकिस्तान के करीब 250 टैंक नष्ट कर दिए थे राजेंद्र सिंह ने। राजेंद्र सिंह के जैसे ये मेजर जनरल थे, इनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि ये एकदम आते थे, इधर पता नहीं चलता था किधर से आए, और हमला करके एकदम किधर को चले गए। तो कोई कहता था कि ये ईगल की तरह आते हैं, बाज की तरह आते हैं, लेकिन एक फिर कहते थे कि ईगल जो है बाज आता हुआ तो दिखाई देता है, बाज जाता हुआ भी दिखाई देता है। तो ये बाज की तरह नहीं आते, ये आते हैं स्पैरो की तरह। स्पैरो कहा जाता है गौरैया को। गौरैया चिड़िया को कहा जाता है स्पैरो। एक छोटी सी चिड़िया होती है, वो एकदम आती है, एकदम ही उड़ जाती है, कि अचानक से आती है, एकदम आती हुई नहीं दिखाई देती, फिर एकदम जाती हुई नहीं दिखाई देती। कि स्पैरो यानी गौरैया चिड़िया के आते हैं ये मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। एकदम से दुश्मन देश की आर्मी को, जब जो पाकिस्तान की आर्मी थी, उसे एकदम से नुकसान पहुंचाकर एकदम ही चले जाते हैं। तो इस वजह से इन्हें स्पैरो की उपाधि से नवाजा गया, इन्हें स्पैरो की उपाधि दी गई मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। ये याद रखना, और ये याद रखना कब ये युद्ध हुआ था, क्या इनकी पोस्ट थी, और क्यों युद्ध हुआ था, क्या कारण थे, और कितनी धनराशि भारत सरकार द्वारा दी गई थी पाकिस्तान को, और किस लिए दी गई थी, और फिर पाकिस्तान ने इस धनराशि का क्या उपयोग किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलने से पहले एक बात बता देता हूँ कि ये 55 करोड़ की धनराशि आगे चलकर गांधी जी की हत्या का कारण बनी। गांधी जी की हत्या का कारण बनने का कारण यही थी कि गांधी जी ने जो भारत सरकार पर दबाव डाला था, अनशन करके
कि जिस वजह से पाकिस्तान के जो रहने वाले थे, जो बाद में शरणार्थी बनकर रहे थे हिंदू, और वे तो वहाँ से भगाए गए थे, फिर भारत से राशि भी दी गई थी पाकिस्तान को, और फिर पाकिस्तान ने उसी राशि का भारत के खिलाफ हमला करने में उपयोग किया, और जिस वजह से पाकिस्तान गांधी जी के खिलाफ काफ़ी आक्रोश था जनता में, और यही आक्रोश आगे चलकर फिर गांधी जी की हत्या का कारण बना। अगला पॉइंट, महामना। महामना कहा जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय को। पंडित मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना की थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। ये वही थे जिन्होंने BHU की स्थापना की थी। महामना का अर्थ होता है महान मन वाले। इनके द्वारा जो कार्य किए गए थे, इनके द्वारा जो देश हित में कार्य किए गए थे, देश हित में, समाज हित में और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए गए थे, इनकी वजह से इन्हें महान मन वाले व्यक्ति की तुलना की जाने लगी मालवीय जी को। और महान मन वाले का शॉर्ट रूप में महामना कहते हैं। महामना की उपाधि फिर बाद में इन्हें पंडित मदन मोहन मालवीय के कार्यों को देखते हुए दी गई थी। अंकल हो। अंकल हो कहा जाता है हो ची मिन को। हो ची मिन ये वियतनाम के राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति बने थे। ये वियतनाम पहले फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था। फ्रांस से स्वतंत्रता मिलने के बाद में हो ची मिन वियतनाम के राष्ट्रपति बने, और हो ची मिन के योग को अंकल हो के नाम से जाना जाता है। हो ची मिन लंबा नाम है, ऐसे शॉर्ट रूप में इन्हें अंकल हो भी कह देते थे। हो ची मिन वियतनाम में एक शहर का भी नाम है जो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। हो ची मिन ये पहले वियतनाम की राजधानी हुआ करती थी, और वियतनाम की वर्तमान राजधानी है हनोई। ये इनका उपनाम था। और ये अंकल हो ची मिन को कहते हैं। ये तो आपको बुक में मिल जाएगा। लेकिन हो ची मिन कौन थे, हो ची मिन कहाँ के रहने वाले थे, और वियतनाम की राजधानी जो हो ची मिन हुआ करती थी उसका नाम हो ची मिन किसके नाम पर रखा गया था, और वर्तमान राजधानी क्या है, इतना डिटेल के लिए बुक में नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए आपको अलग अलग से जानकारी जुटानी पड़ेगी, अलग से वीडियो देखनी पड़ेंगी। अगर इतनी जानकारी डिटेल में मिल जाती है बुक में, तो फिर कोचिंग में कौन आता, कोचिंग में जाने की क्या जरूरत थी कोचिंग करने की, या ऑनलाइन क्लास लेने की। ऑनलाइन में फ्री वीडियो भी काफ़ी उपलब्ध है सोशल मीडिया पर, और लेकिन ऑनलाइन में पेड वीडियो भी हैं जिसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। अगर सारी जानकारी बुक में मिल जाती इजीली, तो फिर ऑनलाइन कौन पढ़ता या ऑफलाइन कौन क्लास में जाकर पढ़ता। इसके लिए आप देखिए, सब ध्यान से पढ़िए और इन्हें समझ रहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये। इनके बारे में प्रश्न कैसे भी आ सकते हैं, किसी भी प्रकार से अलग अलग रूप में आपको कंपटीशन में देखने के लिए मिल सकते हैं। जो पहले प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनमें भी आप देख सकते हैं इस प्रकार क्वेश्चंस, और आगे भी आने की संभावनाएं रहती हैं, आते रहते हैं इस प्रकार क्वेश्चन। तो पढ़ते रहिए ध्यान से। अगला 25 सुपर कैट। सुपर कैट कहा जाता है इलाइस लॉर्ड को। इलाइस लॉर्ड ये वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम के कप्तान थे। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम के कप्तान थे इलाइस लॉर्ड। तो जैसे फील्डिंग करते थे, इनकी फील्डिंग को देखते हुए ये कहा जाता था कि जैसे एक बिल्ली या कैट चूहे को पकड़ती है, कि चूहा किसी भी दिशा में भागने की कोशिश करे लेकिन बिल्ली उसे पकड़ ही लेती है,
तो ऐसे ही इनकी फील्डिंग के बारे में कहा जाता था कि जैसे ये फील्डिंग करते हैं कि गेंद किसी भी दिशा में जाए, कि इनकी फील्डिंग ऐसी होती है कैट की तरह कि कैट से भी सुपर, यानी इन्हें सुपर कैट इसी वजह से कहा जाता था कि इनकी फील्डिंग कैट से भी सुपर होती है कि गेंद किसी भी दिशा में जाए, किसी भी दिशा में बॉल आए, ये पकड़ी लेते हैं क्लाइव लोड, ये इनसे कोई गेंद चूकती नहीं है, इस वजह से इन्हें सुपर कैट की उपाधि दी गई थी। बिहार विभूति कहा जाता है अनुग्रह नारायण सिंह को। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले वित्त मंत्री थे। पहले वित्त मंत्री थे, या अनुग्रह बाबू भी कहते हैं। जब बिहार राज्य बना था तो इसके पहले वित्त मंत्री बनने वाले व्यक्ति थे अनुग्रह नारायण सिंह। तो इन्होंने जो बिहार के लिए कार्य किए थे, बिहार जिससे काफ़ी देश में काफ़ी प्रगतिशील राज्य बन गया था, तो इनके द्वारा किए गए कार्य और इनके योगदान को देखते हुए इन्हें बिहार की विभूति के उपनाम से इन्हें संबोधित किया जाने लगा। अनुग्रह नारायण सिंह, मिस्टर गांधी और राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के रहने वाले थे, इनके साथ इन्होंने सत्याग्रह चंपारण के सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था। चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था अनुग्रह नारायण सिंह ने। ये बिहार के पहले वित्त मंत्री थे, जिस वजह से इनके बारे में व्यक्ति ने बिहार विभूति के नाम से संबोधित किया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट देशप्रिय। देशप्रिय कहा जाता है यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त को। यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त जो थे, ये 5 बार कलकत्ता शहर के मेयर रहे थे। मेयर या हिंदी में महापौर कहा जाता है इस पद को। ये 5 बार रहे थे कलकत्ता के मेयर यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त। इन्हें जनता के बीच लोकप्रियता को देखते हुए, ये जितनी इनकी लोकप्रियता थी कलकत्ता की जनता में, वर्तमान में कोलकाता कहते हैं इसे, तब कलकत्ता कहते थे, वर्तमान नाम कोलकाता है, तब कलकत्ता था। इसके ये 5 बार मेयर रहे थे, यानी जब तक जीवित रहे तब तक ये मेयर के पद पे बने रहे। और जितनी इनकी जनता में लोकप्रियता थी, जितना इन्होंने कलकत्ता के लिए काम किए थे, उसे देखते हुए इन्हें देशप्रिय यानी देश में प्रिय नेता की उपाधि से संबोधित किया गया। इसलिए इन्हें यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त को देशप्रिय नाम से जाना जाता है। भारतीय फिल्मों के पितामह हैं। भारतीय फिल्मों के पितामह हैं, यानी फादर ऑफ इंडियन फिल्म सिनेमा। ये कहा जाता है गुंडीराज गोविंद फाल्के को, या दादा साहब फाल्के भी कहते हैं इन्हें। दादा साहेब फाल्के, इन्होंने भारत में सर्वप्रथम 1912 में हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी। राजा हरिश्चंद्र फिल्म भारत की में बनने वाली भारतीय सर्वप्रथम फिल्म थी। और इन्हें फिल्म के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी परिश्रम करना पड़ा, इन्हें काफ़ी दौड़ भाग करनी पड़ी, काफ़ी मुश्किलों में जाकर फिल्म बन पाई थी राजा हरिश्चंद्र। और तब जाकर भारत में फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ। उससे बाद में इन्होंने राह दिखा दी फिल्मों के क्षेत्र में, और तब से बाद में फिल्में बनती चली गई राजा हरिश्चंद्र के बाद में। आज भी सिनेमा में इनके सम्मान में, गुंडीराज गोविंद फाल्के के सम्मान में दादा साहब
फाल्कन पुरस्कार दिया जाता है, जो ये फिल्मों में दिया जाने वाला भारत का उच्च कोटि का पुरस्कार है। अगला पॉइंट है विरोधाभासों का मिश्रण। विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक वंश का एक शासक था जिसे बुद्धिमान, मूर्ख राजा भी कहा जाता है। यानी बुद्धिमान था ये, काफी पढ़ा लिखा था, होनहार था, लेकिन इसके कार्य थे मूर्खों वाले। जनता इसे बुद्धिमान समझती थी, लेकिन कार्य जितने भी किए इसने मूर्खों वाले कार्य किए थे। यानी बुद्धिमान भी था, साथ साथ मूर्ख भी था। यानी कि इसके अंदर मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर विरोध जो थे, जो एक दूसरे के विरोध होते हैं, यानी सुख दुख, मूर्ख, होशियार, मूर्ख, बुद्धिमान, इस तरह का इसमें मिश्रण देखने के लिए मिलता था। विरोधों के आभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक में देखने के लिए मिलता था, इसलिए इसे बुद्धिमान मूर्ख राजा कहा जाता था। ये सनकी था, जिद्दी था और बेसब्र था, एक तरह से तानाशाह था, अपनी तानाशाही केवल अपने चलाने वाला। इसके द्वारा जो निर्णय लिए गए थे काफ़ी मुश्किल भरे निर्णय लिए गए थे। जो उसके फरमान होते थे, तुगलकी फरमान के जो जारी कर दिया, चाहे सही हो चाहे गलत हो, इस वजह से इसे बुद्धिमान मूर्ख राजा कहा जाता है और इसी कारण इसे विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। और जो इसके द्वारा निर्णय लिए गए थे, जो इसके द्वारा कार्य किए गए थे, जब इसका टॉपिक आएगा वो तुगलक वंश का और सब डिटेल में तब बताएंगे, क्योंकि वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, कभी डिटेल में नहीं बता सकते। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। काजी नजरुल इस्लाम बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि भी हैं। ये बंगाली भाषा में इन्होंने अपनी कविताओं की रचना की है और ये देवी दुर्गा के भक्त थे। और इन्होंने इस्लाम धर्म में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है और कुछ कट्टरता है, धर्मांधता है और जो इसमें इस्लाम धर्म में बुराइयां थी, इन्होंने इसका खुलकर वर्णन किया था काजी नजरुल इस्लाम ने अपनी बंगाली कविताओं के माध्यम से। और इसलिए इन्हें विद्रोह करने वाले कवि या विद्रोही कवि की उपाधि से जाना जाता है। यह तो बुक में मिल जाएगा आपको कि विद्रोही कवि कौन थे या काजी नजरुल इस्लाम को किस उपनाम से जाना जाता है। लेकिन इसके बारे में पता भी होना चाहिए कि काजी नजरुल इस्लाम कौन थे, कहाँ के थे और क्यों इन्हें विद्रोही कवि कहा जाता है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। मैन ऑफ डेस्टिनी। यानी मैन ऑफ डेस्टिनी यानी भाग्य, हिंदी में कहते हैं इसे भाग्य का व्यक्ति या भाग्य का आदमी। यह है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट को भाग्य का आदमी कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का रहने वाला था। इसने 60 लड़ाई लड़ी थी, 60 में से 57 जीती थी और 3 लड़ाइयों में हार गया था। 57 लड़ाई जीती थी जो उसने युद्ध किए थे। तो ज़्यादातर जीतने वाले जो युद्ध थे, युद्ध की परिस्थितियाँ इसके पक्ष में रही थी। जो वहाँ का मौसम था, जहाँ का ये रहने वाला था, जैसे लड़ाइयाँ लड़ी थी, मौसम वहाँ का धरातल, वहाँ का की जलवायु, वहाँ का वातावरण सब इसके अनुकूल था नेपोलियन बोनापार्ट के, जिसकी वजह से ये लड़ाइयाँ जीतता चला गया। तो इस वजह से इसे भाग्य का आदमी कहा गया कि इसका नेपोलियन का भाग्य बहुत साथ दे रहा है। लेकिन बाद की लड़ाई वाटरलू का युद्ध, जिसमें आगे अगला पॉइंट आएगा, वो ऐसी आखिरी लड़ाई हारा था ये, और बस उसी लड़ाई के बाद बंदी बना लिया गया। फिर बाद में इसकी
जेल में इसकी मौत हो गई। तो इस वजह से इसे मैन ऑफ डेस्टिनी या भाग्य का आदमी कहा जाता है। अगला पॉइंट, ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लैडस्टोन। अगर किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या कहीं कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो, या कुछ राइटिंग में मिस्टेक हो गई हो, तो या कुछ आपको गलत लगे कि मैंने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र में 5 अंग होते हैं यूएन में, पहली वीडियो में बताया था, लेकिन बुक में पढ़ाया जाता है इसमें 6 अंग होते हैं यूएन में, कि जी बुक में तो 6 अंग हैं, आपने बताया था जी 5 अंग हैं, लेकिन पहले 6 अंग थे और अभी बुक में 6 अंग ही हैं। 6 अंग पहले थे जब संयुक्त राष्ट्र बना था, तब प्रन्यास परिषद थी, एक प्रन्यास परिषद थी, वो तब उसकी स्थापना की गई थी, लेकिन वर्तमान में प्रन्यास परिषद की कोई आवश्यकता नहीं है, कि जिस कारण से प्रन्यास परिषद को भंग कर दिया गया है। लेकिन मूल यानी जो मूलतः थे फंडामेंटल यूनाइटेड नेशंस था, जो स्थापना के समय था, तब इसमें 6 अंग थे, और लेकिन कागजों में रिकॉर्ड में अब भी 6 अंग हैं, लेकिन वास्तव में इसके 5 अंग हैं। तो इस प्रकार की काफ़ी कुछ थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो जाती हैं लिखते हुए, कि जहाँ भी आपको कुछ लगे कि कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आप बताना कमेंट करके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन के विरध आदमी, ये कहा जाता है ग्लैडस्टोन को। ये ग्लैडस्टोन कौन थे? ये इनका पूरा नाम था विलियम ग्लैडस्टोन। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर रहे थे। तो वृद्धावस्था काफ़ी उदार प्रवृत्ति के थे ये, यानी नरम प्रवृत्ति थी इनकी, ज़्यादा कठोर इनका स्वभाव नहीं था। तो इस वजह से इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। जैसे भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। इस प्रकार से ब्रिटेन में ग्रैंड मैन कहा जाता है ग्लैडस्टोन को, जो ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, मैडम क्वीन। बुक में आपको मिल जाएगा मैडम क्वीन, ये कहा जाता है महारानी एलिजाबेथ को। क्यों कहा जाता है और मैडम क्वीन का क्या अर्थ है, ये सभी बुक में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़े हाई लेवल की बुक पढ़नी पड़ेगी। ये महारानी एलिजाबेथ को कहा जाता है, महारानी एलिजाबेथ ये ट्यूडर वंश की रानी थी, ट्यूडर वंश की अंतिम रानी थी। मैडम क्वीन का अर्थ होता है युवती रानी, युवती या कुंवारी या अविवाहित रानी। इन्होंने महारानी एलिजाबेथ ने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की थी, इस वजह से इन्हें ये आजीवन कुंवारी नहीं थी, इस वजह से इन्हें मैडम क्वीन कहा जाता है। मैडम ये इंग्लिश का शब्द है, जैसा हिंदी में कुंवारी कहा जाता है। और ये ट्यूडर राजवंश से संबंधित थी, ट्यूडर राजवंश की अंतिम रानी थी। ये ट्यूडर राजवंश ब्रिटेन का राजवंश है और एलिजाबेथ उसी राजवंश की रानी थी। तो इन्हें पूरी जिंदगी अविवाहित रहने के कारण इन्हें मैडम क्वीन के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है भारतीय पुनर्जागरण के प्रभाव नक्षत्र। ये है राजा राम मोहन राय, ये बंगाल के थे, इन्होंने काफ़ी कार्य किए थे भारतीय समाज के हित में और भारतीय देश के हित में, जनता के हित में इन्होंने काफ़ी कार्य किए थे, जिससे इन्हें प्रभात नक्षत्र यानी सुबह का नक्षत्र, सुबह का तारा कहा जाता है। यानी इन्हें भारत में सुधारों का आरंभ करने वाले ये व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय।
इन्होंने काफ़ी कार्य किए थे और इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है। बस इतना याद रखना कि राजा राम मोहन राय को किस नाम से जाना जाता है, कौन थे ये बंगाल के रहने वाले थे। यह कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था, लेकिन यह विवादित विषय है, इसके बारे में मैं डिटेल में इस वजह से नहीं बता रहा कि ये बंगाल के रहने वाले थे राजा राम मोहन राय। और कहा जाता है कि भारत से सती प्रथा का अंत इन्होंने किया था राजा राम मोहन राय ने, लेकिन सती प्रथा बंगाल में नहीं थी। बंगाल का अर्थ यह नहीं होता कि ये बंगाल के रहने वाले थे, बंगाल में इन्होंने कार्य किए थे, इनका कार्य क्षेत्र बंगाल तक सीमित रहा था कि जो बंगाल में कार्य किए हो वो पूरे देश में लागू हो जाएंगे। कि बंगाल का अर्थ यह नहीं होता कि बंगाल तक पूरा भारत है, जो भी बंगाल में कार्य होंगे वो पूरे भारत में कार्य होंगे। इन्होंने भारत में सती प्रथा का अंत किया था, लेकिन सती प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन राजस्थान में है, राजस्थान में था तब उस समय। तो तीनों जी बंगाल से इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया, तो बंगाल से कर दिया तो क्या भारत से सती प्रथा का अंत हो गया। सबसे ज़्यादा सती प्रथा जो प्रचलन में थी वो राजस्थान में थी। उसके बाद में सती प्रथा का धीरे धीरे सामाजिक जागरूकता आने की वजह से सती प्रथा का अंत होता चला गया, लेकिन इन्होंने प्रयास किया था, काफ़ी प्रयास किए थे, इन्होंने कोशिशें की थी। और भारतीय समाज के पुनर्जागरण में भिन्न भिन्न व्यक्तियों का, भिन्न भिन्न संस्थानों का योगदान है, केवल एक व्यक्ति का योगदान नहीं है कि इन्हें केवल भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा जाता है। यानी इस प्रभात यानी सुबह, नक्षत्र यानी तारा, सुबह का तारा, यानी इनके द्वारा प्रारंभ हुआ था, इनके द्वारा शुरुआत की गई थी, जागरूकता आई थी जनता में। अब नेक्स्ट पॉइंट है कायदे आजम। कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, कायद ए आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कायद यानी महान, आजम यानी नेता। महान नेता की उपाधि से मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने संबोधित किया था। महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना को महान नेता मानते थे और इन्हें कायदे आजम के नाम से संबोधित करते थे, जो कि फिर बाद में इनकी उपाधि बन गई। मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान के को बनाने में इनका काफ़ी योगदान था, काफ़ी इन्होंने प्रयास किए थे। देश के विभाजन में सर्वाधिक जो प्रयास किए गए थे वो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किए गए थे, और जिन्हें मोहम्मद अली जिन्ना को देश का विखंडन करने की वजह से, करते हुए भी, जानते हुए भी कि देश का विखंडन मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से हुआ है, फिर भी मिस्टर गांधी ने इन्हें कायदे आजम की उपाधि से संबोधित किया। कायदे आजम यानी इन्हें महान नेता स्थापित करना और बताने में इन्होंने अपना भरसक प्रयास किया, अपना खूब प्रयत्न किया इन्हें जनता के बीच में उनकी छवि अच्छी बनाने के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी के सचिव थे, सेक्रेटरी थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना को अलग राष्ट्र दे दिया, पाकिस्तान बना दिया, जो कि जिसके बाद में आगे चलकर प्रथम गवर्नर जनरल बने, और वहाँ के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, और महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने जो भारत देश बना था विखंडन के बाद में, पार्टीशन के बाद में, उसके प्रधानमंत्री बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जबकि उनके पक्ष में एक भी मत नहीं था। 15 में से जितने मत पड़े थे, सर्वाधिक मत जितने पड़े थे, वोट पड़ी थी, सब सरदार पटेल के पक्ष में थी, लेकिन फिर भी दबाव डालकर जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनवा दिया, और देश का विभाजन करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को महान नेता घोषित कर दिया, यानी कायदे आजम की उपाधि दे दी। और इसे किसने दी, कैसे दी, कौन थे और क्या अर्थ होता है, ये आपको ये याद रखना है। और चलो वैसे तो मेन तो मिल जाता बुक में भी, लेकिन आपको जिस डिटेल में याद रखना है ये। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कैसे भी, इससे संबंधित कौन किसने दी थी, कौन थे, कौन नेता थे, क्या अर्थ होता है इसका। चलो ठीक है, अगर कुछ दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समस्या हो, कुछ समझ में ना आया हो तो बताना कमेंट करके। तो नेक्स्ट पॉइंट
देश रत्न कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने, जो बिहार के रहने वाले थे, इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में मिस्टर गांधी जी के साथ में इन्होंने भाग लिया था, और इनकी सादगी और इनके सरल स्वभाव, उनके साध्य रहन सहन, खाना पीने को देखते हुए इन्हें देश का रत्न या देश रत्न की उपाधि से संबोधित किया जाता है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्हें राजनीति का अजात शत्रु भी कहा जाता है। यानी राजनीति में जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई विरोधी ना हो, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनके सादगी और सीधा साधा रहन सहन को देखते हुए इनके देसी रहन सहन और इनका देसी खाना पीना और इनका सरल स्वभाव को देखते हुए इन्हें देश की रत्न की उपाधि दी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अजात शत्रु। अजात शत्रु भी यही थे जो बताया आपको पहले पॉइंट में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता है, यानी राजनीति में इनका कोई विरोधी नहीं था, तो इन्हें देश रत्न के साथ साथ अजात शत्रु भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। जैनुल आबदीन कश्मीर का एक राजा था, जिसका शासनकाल 1423 से 1474 तक रहा, और इसकी नीति और इसके कार्य और इसकी कार्यशैली तो बिल्कुल अकबर से प्रभावित थी, अकबर की तरह थी, और कार्यकाल भी लगभग उसी के समानांतर था। उसी अकबर का ही, जो अकबर के समय का ये राजा था जैनुल आबदीन। इसकी उदारता, सभी धर्मों के प्रति समभाव की वजह से इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। कश्मीर का अकबर था जैनुल आबदीन। ये हिस्ट्री में भी आ सकता है क्वेश्चन, ये स्ट्रेटेजी में भी आ सकता है। जैनुल आबदीन को क्या कहा जाता है, किस उपाधि के नाम से जाना जाता है? कश्मीर का अकबर किस शासक को कहा जाता है? अगला पॉइंट, नेताजी। नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी को उपाधि दी थी एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर ये जर्मनी का शासक था। तो एडोल्फ हिटलर ने एक बुक लिखी थी, मीन कैम्प। मीन कैम्प यानी ये जर्मन भाषा में लिखी गई पुस्तक थी एडोल्फ हिटलर द्वारा। मीन कैम्प का अर्थ होता है हिंदी में मेरी आत्मकथा। इसने इस पुस्तक में अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी की घटनाओं का इसने वर्णन किया था। इसने इस बुक में भारत देश और भारतीयों के बारे में काफ़ी बुराई की थी, कि खूब निंदा की थी, खूब घोर भर्त्सना की थी भारत देश के बारे में, कि भारत देश बहुत बेकार है, भारत देश बहुत बुरा है, भारत के रहने वाले लोग बहुत बुरे हैं, कि नो छोटा सा देश है ब्रिटेन, और ब्रिटेन के थोड़े से आदमी हैं जिन्होंने पूरे देश पर शासन कर रखा है। उन्होंने भारत के इतना बड़े देश होते हुए उनकी गुलामी कर रहे हैं, उनकी फौज में भर्ती हो रहे हैं जाकर भारत वाले। और जी भारत में और तो भारत वाले जैसे अपना राष्ट्रपिता कह रहे हैं, जिसमें बापू कह रहे हैं, वही ब्रिटिश सेना में भर्ती करवा रहा है लड़कों को। उन्हें महात्मा गांधी को या मिस्टर गांधी को, उन्हें अहिंसा पुजारी भी कहा जाता है, इन्हें सोर्जेंट के नाम से जाना जाता था। सोर्जेंट कहते थे, सोर्जेंट इस वजह से कहते थे इन्होंने भारतीय युवा काफ़ी ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करवाए थे। ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करवाए थे कि जो भारतीय युवा थे उन्हें ब्रिटिश वाले अंग्रेज भारतीयों के खिलाफ लड़वाते थे और उन्हीं की गुलामी करते थे भारत वाले। और इन्होंने जो ब्रिटेन की आर्मी थी, अंग्रेजों की आर्मी थी, उसमें अंग्रेजों से ज़्यादा भारत के रहने वाले लोग बाग थे, भारतीय थे। जलियांवाला बाग कांड में जब फायरिंग हुई थी, जब जलियांवाला बाग जो अमृतसर में स्थित है, जनता पर गोली चलवाई गई थी, तो
जनरल डायर ने आदेश दे दिया और उसकी सेना के लोगों ने गोली चला दी। कौन थे गोली चलाने वाले? वो सब भारत के थे, मरने वाले भारत के थे। जो मरे वहाँ पर जनता मरी, उन्हें सब मारा भारत वालों ने था कि सबने गोली आगे को तो चलाई। उसने लिखा था एडोल्फ हिटलर ने कि गोली सबने आगे को तो चलाई भारत वालों ने अपने ही देश के नागरिकों पर, लेकिन किसी ने भी एक गोली पीछे को नहीं चलाई। कि जो पीछे को गोली चलाकर पीछे को मुड़कर एक गोली डायर के मार देते कि ना डायर रहता ना देश वालों पर जो गोली चलानी पड़ती। पर क्या कि गुलामी कर रहे हैं अंग्रेजों की, जो भारत के हैं अपने देश वालों को मार रहे हैं और अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं, अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं। तो उसने सारा वर्णन किया था इस बुक में। तो उसे भारत वालों से बहुत ज़्यादा नफरत थी कि उसे नफरत ब्रिटेन वालों से भी थी। जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन देश से भी इसकी दुश्मनी थी। तो इस वजह से थी कि ब्रिटेन जो है कि भारत से लूट के इतना शक्तिशाली हो रहा है और लुटवा रहे हैं खुद भारत देश के बहुत बेकार हैं भारत के रहने वाले, जो उनकी गुलामी कर रहे हैं, अपने देश को लुटवा रहे हैं और अपने देश वालों को मार रहे हैं। तो ये ब्रिटेन का विरोधी था और ब्रिटेन के साथ साथ भारत का विरोधी था। इसने भारत की और ब्रिटेन की खूब बुराई करी थी अपने आत्मकथा में। ये सुभाष चंद्र बोस एक बार हिटलर से मिलने गए जर्मनी मिलने गए। तो इन्होंने भेष बदल कर गए थे भारत से, जब भाग कर गए थे। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और रूस के कुछ भागों में होते हुए काफ़ी लंबा सफ़र तय किया था इन्होंने। कुछ पैदल तय किया था, कुछ गाड़ी से तय किया था कि जिससे अंग्रेजों को, ब्रिटेन वालों को पता न चले कि सुभाष चंद्र बोस देश से भाग गए हैं, कि अगर उन्हें पता चलेगा तो वे शायद पकड़ के जेल में डाल दें। तो इन्हें पता था सुभाष चंद्र बोस को कि हिटलर अंग्रेजों का बहुत बड़ा विरोधी है, यानी अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानता है। दुश्मन का दुश्मन है तो हमारा दोस्त, दोस्त है तो हाथ मिलाओ दोस्ती का। तो दोस्ती करने के लिए हिटलर के पास में गए थे कि तुम्हारा भी लड़ाई अंग्रेजों से है, मेरी भी लड़ाई अंग्रेजों से है, तो आओ हम साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ेंगे। तो गए थे इस उद्देश्य से। तो वहाँ जाकर पता चला कि जब उन्होंने कही कि मुझे हिटलर से मिलना है, तो हिटलर ने कह दी, हिटलर से बताई होगी कि भारत से कोई मिलना आया आपसे, नाम बता रहा है अपना सुभाष। तो उन्होंने कही जी मैं भारत वालों से मिलना तो मिलना, मैं इनके शकल भी नहीं देखना चाहता। भारत के ऐसे हैं, इनसे कौन मिलना चाहेगा भारत वालों से, इनसे मैं क्यों मिलूं, क्या हैं ये भारत के। तो लोग बहुत नीच आदमी हैं, बहुत धूर्त हैं, बहुत कमीने हैं, भारत के बारे में खूब बुराई करी थी कि ऐसे ऐसे लोगों को गुलामी कर रहे हैं, पूरा देश लगा पड़ा है गांधी जी के पीछे। गांधी जी जो एजेंट थे अंग्रेजों के, उसके पीछे पूरा देश लगा पड़ा है कि अंग्रेजों सेना में भर्ती करवा रहे हैं भारतीय युवाओं को। तो उन्होंने कही कि बहुत दिन हो गए चलते चलते भारत से आए हैं, तुमसे मिलना आए कि ज़्यादा मतलब मिलो, बस आधा घंटा मिल लो। तो जब ये सुभाष चंद्र बोस से मिला एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह था, तो समय तो था 30 मिनट का निर्धारित थे मिलने के, यानी आधा घंटा। तो चलो इतनी दूर से आया तो मिल लेता हूँ मैं, पर फिर भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं देने का, मैं बस ज़्यादा ज़्यादा औपचारिक बात करूँगा। तो 30 मिनट समय था, लेकिन बात करते करते जब बात करी तो 6 घंटे बीत गए। 6 घंटे तक लगातार बात चली सुभाष चंद्र बोस से, जो मिलना भी नहीं चाह रहा था। फिर उसे वहाँ से उठने को भी जी नहीं करा सुभाष चंद्र बोस से, इतनी लंबी बातचीत चली। तो फिर इसने अपनी आत्मकथा में माफ़ी मांगी कि मैंने बहुत गलत लिखा था भारतीयों के बारे में, भारतीय ऐसे नहीं है। मैं पहले भारतीयों को ऐसा समझता था, जब तक मैं सुभाष से नहीं मिला, जो भारतीय जो लीडर थे सुभाष चंद्र बोस से नहीं मिला था, तो तब मेरे दिमाग में छवि भारतीयों के बारे में ऐसी थी, लेकिन भारतीय ऐसे नहीं होते। लेकिन जब मैं पता चला सुभाष चंद्र बोस से मिल गया कि भारतीय ऐसे भी हैं, तो उसने फिर माफ़ी मांगी कि मैंने जो कहा भारतीयों के बारे में वो मैंने गलत कहा, नासमझी में कहा। वो मुझे इससे सुभाष चंद्र बोस से मिलकर भारतीयों के प्रति मेरा नज़रिया बदल गया। तो उसने फिर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था, यानी भारत के असली नेता तो सुभाष चंद्र बोस हैं। बाकी तो वे तो ऐसे ही हैं, असली जो नेता बनने चाहिए, देश के जो नेता बनने की योग्यता रखते हैं, जिनमें क्षमता है, वो सुभाष चंद्र बोस हैं।
तो सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने तब नेताजी की उपाधि दी थी, और इस वजह से इन्हें सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी जाना जाता है। नेताजी ने उपाधि जो दी गई थी हिटलर के द्वारा दी गई थी, इस वजह से इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ समझ में ना आया हो या कुछ अलग हो, कुछ अलग लगा हो आपको हिस्ट्री से या जीएस से थोड़ा अलग कुछ लगा हो, तो आप इसमें कमेंट करके बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चाचा कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को, या चाचा जी, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बापू कहा जाता है मिस्टर गांधी को, और चाचा कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जो भी अगर आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला हो, कुछ रोचक जानकारी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करें। और कुछ समझ में ना आया हो या कुछ पॉइंट आपको थोड़ा अलग लगे हों, किसी जो भी आपको अगर कोई क्वेरी हो, कोई आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके बताएं। और अगर कुछ भी नई जानकारी सीखने के लिए मिली हो तो लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें। अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपको नहीं समझ में आता, या आपकी कोई इच्छा है किसी टॉपिक को पढ़ने की, तो आप कमेंट करके बताएं कि आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। तो अगली वीडियो उस टॉपिक को बनाएंगे, और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।